अगर संविधान में फांसी है तो इस केस में फांसी जरूर होगी। जब तक उनको फांसी नहीं मिलेगी हमारे लिए कोई न्याय नहीं है। इतना आंदोलन और इतना संघर्ष के बावजूद आज भी निर्भया को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। समय बदला लेकिन हालात नहीं बदले। अगर निर्भया के केस में फांसी नहीं होगी तो समझिए कि किसी रेप बलात्कार के केस में फांसी नहीं होती। निर्भया एक एक्सीडेंट नहीं, एक केस नहीं, एक संदेश है। अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और मुकेश, ये वो 4 नाम हैं जो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये वो 4 नाम हैं जिन्होंने 16 दिसंबर 2012 की सर्दी की सबसे सर्दी की रात थी और वो घिनौनी वारदात जिसे अंजाम दिया। ये वो 4 नाम हैं जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 6 में से ये वो 4 नाम हैं जिन्होंने निर्भया से चलती बस में गैंगरेप किया। निचली अदालत ने इन्हें फांसी की सजा सुनाई। फांसी से बचने के लिए फिर चारों अपराधियों ने हर कोशिश की, हाई कोर्ट पहुंचे। हाई कोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा और उसके बाद रास्ता अपनाया सुप्रीम कोर्ट जाने का इन अपराधियों ने। और आज सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि इन चारों को फांसी की सजा होगी या फिर ये जिंदगी भर जेल में रहने वाले। निर्भया गैंगरेप केस में आज सबसे बड़े फैसले का दिन है। आज सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा कि निर्भया गैंगरेप के दोषियों को फांसी दी जाए या नहीं। आज जिन 4 दोषियों की अपील पर सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा वो हैं अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा, मुकेश और पवन गुप्ता। इस मामले में कुल 6 आरोपी थे। एक आरोपी राम सिंह की मुकदमे के दौरान मौत हो गई थी, जबकि एक आरोपी नाबालिग था, इसीलिए उसे बाल सुधार गृह भेजा गया। वो 3 साल सुधार गृह में रहा। वो 3 साल सुधार गृह में बिताकर रिहा हो चुका है, जबकि मुकेश, विनय, पवन और अक्षय को मिलने वाली सजा पर आज पूरा देश सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा है। इंतजार निर्भया के माता पिता भी कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि निर्भया को जरूर न्याय मिलेगा। अगर संविधान में फांसी है तो इस केस में फांसी जरूर होगी। अगर निर्भया के केस में फांसी नहीं होगी तो समझिए कि किसी रेप बलात्कार के केस में फांसी नहीं होती। जब तक उनको फांसी नहीं मिलेगी हमारे लिए कोई न्याय नहीं है। उनको फांसी जिस दिन मिल जाएगी हम समझे कि हमको न्याय मिल गया। और सिर्फ निर्भया को नहीं, निर्भया के माता पिता को ही नहीं, ये पूरे समाज को न्याय मिल जाएगा जो सड़कों पर बैठ के आंसू बहाए हैं, लाठी खाए हैं। क्योंकि आज भी देश भी सबका नज़र इस केस पे है। सुप्रीम कोर्ट आज दोपहर 2 बजे फैसला सुनाएगा। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में चलती बस में निर्भया का बड़ी ही बेरहमी से रेप किया गया था। मुकदमे के दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से जुटाए गए सबूतों को निचली अदालत ने काफी माना। 4 दोषियों को बलात्कार, अप्राकृतिक यौनाचार, डकैती और हत्या का दोषी मानते हुए फांसी की सजा दी। निचली अदालत का फैसला 10 सितंबर 2013 को आया। 13 मार्च 2014 को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा। दिल्ली हाई कोर्ट में दोषियों ने फांसी की सजा के खिलाफ अपील की। हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा और तब दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में फांसी की सजा के खिलाफ अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा पर स्टे लगा दिया। सुनवाई चली और 27 मार्च 2017 को
सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिन है। निर्भया के माता पिता को सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है। इतना आंदोलन और इतना संघर्ष के बावजूद आज भी निर्भया को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। निर्भया एक एक्सीडेंट नहीं, एक केस नहीं, एक संदेश है। निर्भया गैंगरेप केस को करीब 4.5 साल गुजर चुके हैं। इस दौरान पूरे देश ने एक साथ निर्भया के लिए न्याय की मांग की। घटना के बाद आम लोगों में जबरदस्त आक्रोश भी दिखाई दिया। संसद ने रेप से संबंधित कानून में बदलाव किया और रेप के मामले में सख्त सजा का कानून बनाया गया। Mental torture more than physical. How are you going to repay for this? खैर, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और वो फैसले का वक्त आखिरकार आ ही गया है। एक तरफ निर्भया के माता पिता और देश भर के लोग निर्भया के लिए पूरे न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से केस लड़ रहे वकील ने दलील भी दी थी कि इन चारों दोषियों ने बर्बर कृत्य किया है और इस मामले में चारों को फांसी की सजा ही दी जानी चाहिए। सजा कम करने का कोई कारण नहीं है। इस मामले में दोषियों की सजा में कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। तो दूसरी तरफ दोषियों की पैरवी करने वाले वकील का कहना है कि दोषियों को जीवन भर जेल में रखने की सजा भी एक विकल्प हो सकता है। दोषियों की ओर से पेश वकील एपी सिंह और एमएल शर्मा ने कहा कि इस मामले में दोषियों की उम्र, फैमिली बैकग्राउंड और परिस्थितियों को देखते हुए फांसी की सजा नहीं दी जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। साफ शहरों में रखना हमारा बुनियादी हक है और हमें इसे हासिल करना ही होगा। लेकिन सफाई के मामले में भारत सुपर पावर तभी बन सकता है जब सरकार के साथ साथ आम लोग भी स्वच्छता को अहमियत उसको दें, उसे पहचानें और इससे जुड़े नियमों का पालन भी करें। ये एक आदर्श परिस्थिति है, लेकिन स्वच्छता पर जारी रिपोर्ट में हालात बिल्कुल उलट नजर आते हैं। 436 शहरों में किए गए स्वच्छता सर्वे में मध्य प्रदेश तो नंबर 1 है, लेकिन देश के ऐसे कई शहर हैं जिन्होंने स्वच्छता कार्ड में अपने आप को कहीं नहीं पाया है। साफ सुथरे और दुर्गंध मुक्त शहरों में रहना किसे पसंद नहीं है, लेकिन अपने शहरों को साफ रखने की कोशिश हम में से कितने लोग करते हैं। अपने शहरों को साफ सुथरा बनाने की दिशा में मध्य प्रदेश ने अजब पहल की और अब उसके गजब नतीजे सामने आने लगे। साफ सफाई के मामले में टॉप 25 शहरों में मध्य प्रदेश के 7 शहर। इंदौर शहर, जिसकी रैंकिंग कभी 149 हुआ करती थी, वो अब देश का सबसे साफ सुथरा शहर बन चुका है। इस सर्वे से सामने आया है कि मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़ में बहुत बड़े पैमाने पर स्वच्छता में सुधार आया है। हम इन्हें मूवर्स एंड शेकर्स ऑफ क्लीनलीनेस ड्राइव भी कह सकते हैं। मध्य प्रदेश और झारखंड में सभी शहरों ने 2014 और 2016 के मुकाबले अपनी रैंकिंग में बड़ा सुधार किया है। काफ़ी अच्छी पहल है हमारे भोपाल वासियों द्वारा और हमारे प्रदेश वासियों द्वारा। तो ये संतुष्टि है कि नंबर 1, नंबर 2 दोनों ही मध्य प्रदेश के हैं। तो हम ये चाहते हैं कि भोपाल राजधानी है, तो आने वाले समय पे भोपाल जो है वो पहले नंबर पर आए स्वच्छता के मामले में। मध्य प्रदेश में एक नहीं बल्कि 11 ऐसे शहर हैं जो सबसे साफ सुथरे 50 शहरों में शामिल हैं। यह है मध्य प्रदेश का बैतूल। इसका रैंक तो 78 है, लेकिन इसे साफ सुथरा और खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए जो पहल की गई वो नंबर 1 है। दिसंबर 2016 में जब पूरा देश बैंकों और एटीएम्स के बाहर लाइनों में लगा था, तब बैतूल के लोग सार्वजनिक शौचालयों में लाइन में लगकर शहर को साफ सुथरा बनाने में अपना योगदान दे रहे थे। बैतूल के प्रशासन ने गरीबों और मजबूर लोगों को एक विशेष पास बांटे और इन पासेस को दिखाकर ये लोग सार्वजनिक शौचालयों का इस्तेमाल कर पाते थे। ऐसा करने के लिए इन लोगों को कई बार सुबह 3 बजे से ही लाइन में लगना पड़ता था।
ऐसी ही एक कोशिश बैतूल के चौथिया गांव में भी की। से अपील है कि उन पर नजर रखी जा रही है। इस गांव में जो भी व्यक्ति खुले में शौच के लिए जाता है उस व्यक्ति का नाम लाउडस्पीकर से पुकारा जाता है और नतीजा ये होता है कि इससे लोगों को शर्म आती है और वो खुले में शौच के लिए नहीं जाते हैं। ग्राम चौथिया में खुला में शौच करना बिल्कुल प्रतिबंधित किया गया है। मध्य प्रदेश चमक रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के हालात अच्छे नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को छोड़ दिया जाए तो कोई भी शहर टॉप 100 में भी शामिल नहीं है। सबसे बुरा हाल गोंडा का है, जो इस लिस्ट में आखिरी नंबर पर है। हर तरफ गंदगी है, कहने को तो यहाँ नगर पालिका है मगर वो नरक पालिका है। सफाई 6-6 महीने पे होती है, नालों की सफाई का तो बहुत बुरा हाल है। गोंडा नगर की स्थिति है बहुत ही दयनीय है। देश की राजधानी दिल्ली में भी हालात ज्यादा अच्छे नहीं हैं। एनडीएमसी को छोड़ दिया जाए तो दिल्ली कैंट 172, ईस्ट एमसीडी 196, साउथ एमसीडी 202 और नॉर्थ एमसीडी 279वें नंबर पर है। यानी दिल्ली को पेरिस बनाने की बातें तो होती हैं, लेकिन दिल्ली को साफ सुथरा बनाना किसी के भी एजेंडे में नहीं है। दिल्ली और देश के दूसरे राज्य चाहें तो इस मामले में कनाडा से सबक ले सकते हैं। कनाडा में है दुनिया का सबसे साफ सुथरा कैलगरी। कनाडा के इस शहर को अपनी साफ सफाई और स्वच्छ वातावरण की वजह से ग्रीन सिटी भी कहा जाता है। भारत में भले ही सिगरेट को कहीं भी पीकर फेंक देना लोगों की आदत है, लेकिन कैलगरी में ऐसा करना आपकी जेब पर बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि कैलगरी में सड़क पर गंदगी फैलाने वालों पर $1000 का जुर्माना लगता है। वर्ष 2007 में कैलगरी प्रशासन ने सोशल कैंपेन चलाया, जिसके जरिए लोगों को कम से कम कूड़े के उत्पादन के लिए प्रेरित किया जाता है। कैलगरी में 80% कूड़े को रिसाइकिल कर दिया जाता है। इसके अलावा द ग्रीन कैलगरी कैंपेन के जरिए लोगों को कूड़े से खाद बनाने और रिसाइकिल करने के बारे में जागरूक किया जाता है। कैलगरी शहर में 75% बिजली उत्पादन सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा से होता है। भारत के शहर कैलगरी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जरूरत सिर्फ इच्छा शक्ति की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली।